एक्सरसाइज 7.2 के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 16 से 19 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम 15 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम 16 से 19 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 टास्क के लिए होगा। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, e पावर 2x + 3। यहाँ हम देख रहे हैं पावर में x की बजाय एक रेखीय बहुपद है। तो चूँकि हम ये जानते हैं कि e पावर x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में e पावर x होता है और e पावर x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में e पावर x ही होता है। लेकिन यहाँ e पावर x की बजाय एक रेखीय बहुपद दिया हुआ है, तो हम इस रेखीय बहुपद को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल में। तो मान लेंगे कि लेट 2x + 3 = t, और यहाँ दोनों ही पक्षों का हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। 2x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 2 होगा और 3 का डिफरेंशियल 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। = t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dt/dx होगा, और फिर हम यहाँ dx को दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। तो यहाँ 2 × dx होगा, 2 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे जिससे कि हाफ dt हो जाएगा। तो यहाँ dt और dx के बीच रिलेशन, और यहाँ 2x + 3 और t के बीच रिलेशन है। इस रिलेशन से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फंक्शन में, ठीक है, इस फंक्शन के इंटीग्रल में या इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे देन, तब ऐसा कर लेने के बाद अगर हम इंटीग्रल e पावर 2x + 3 लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, तो हम इन दोनों के आधार पे, इन दोनों डेटा के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x + 3 को हम लिख सकते हैं यहाँ t, क्योंकि 2x + 3 को हम मान चुके हैं t, और dx को हम मान चुके हैं हाफ dt, तो हाफ dt यहाँ लिख देंगे। अब प्रॉपर्टी के आधार पे हमने बताया कि आपको अगर कांस्टेंट है मल्टीप्लाई के रूप में अंदर में किसी फंक्शन के साथ, तो ये बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में ही। तो हाफ इंटीग्रल ऑफ e पावर t विद रिस्पेक्ट टू t। अब हम ये जानते हैं कि e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x का जो इंटीग्रल होता है वो e पावर x होता है। तो चूंकि यहाँ t है और यहाँ भी t है, तो इसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रल के साथ हम करते हैं, वही ट्रीटमेंट यहाँ भी देंगे। हाफ e पावर t ही रह जाएगा और प्लस यहाँ इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। अब हम वापस रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन में कहीं t का नामो निशान नहीं था और यहाँ t है हमारे इंटीग्रल में, तो t को वापस इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो इन्वर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ e पावर 2x + 3 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हुआ इंटीग्रल e पावर 2x + 3 का x के रिस्पेक्ट में। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक रेखीय बहुपद है, तो जब भी e पर कोई रेखीय बहुपद हो तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन में हम यहाँ देख रहे हैं कि e पावर रेखीय बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद है। रेखीय बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके लिए जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसका डिफरेंशियल इसके बराबर होगा। e के पावर में अगर कोई ऐसा एक्सपोनेंट है जो कि एक घात वाले बहुपद से बड़ा है या फिर लीनियर पॉलिनोमियल से बड़ा है, तो जितना भी वो बड़ा होगा उसकी एक घात कम करके, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में दिया होगा, अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसके मल्टीप्लिकेशन में दिया होगा, मतलब इसे कोएफिशिएंट के रूप में दिया होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ e पावर ax² + bx + c, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब भी ऐसा कुछ देगा तो यहाँ ax या 2ax + b, इस टाइप का 2ax + b टाइप का यहाँ एक और दूसरा ही फंक्शन दिया होगा, यानी यहाँ गुणांक में एक फंक्शन दिया होगा। अगर ये डेनोमिनेटर में है e पावर ax² + bx + c, तो इसके न्यूमरेटर में इसके डिफरेंशियल के बराबर कोई ना कोई एक दूसरा कोई फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, अगर पावर 3 है तो पावर 2 वाला होगा यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ जो भी फंक्शन होगा e पे, उसका डिफरेंशियल जितना आएगा वो फंक्शन या तो इसके गुणांक में दिया होगा इस फंक्शन के, या तो इस फंक्शन के न्यूमरेटर में दिया होगा। ये दो कंडीशन होंगे, जिनमें से ये वाला कंडीशन यहाँ है ना। तो हमें केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चन का मूड समझना है। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ कह रहा है, हर क्वेश्चन अपने आप में हजारों क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन समेटे हुए है। एनसीईआरटी इस तरह से प्रोग्राम ही किया जाता है, या एनसीईआरटी इस तरह से प्रोग्राम ही किया जाता है कि आप इस पर बेसिस एक बार आप एनसीईआरटी गौर से सॉल्व करें, केवल सॉल्व नहीं, उसके मूड को समझ के सॉल्व कर लें, या उसके बेस को देख करके सॉल्व करें। अगर ऑब्जर्वेशन करते हुए सॉल्व करें तो आप किसी तरह के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी बेस्ट है। तो अभी हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मेरा उद्देश्य बस सिर्फ ये बताना था, है ना। ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में लिया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, इनमें पावर्स बढ़ सकते हैं जैसे कि मैंने अभी कहा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लेते हैं इसको सॉल्व करते वक्त लेट
एक्स पावर 2 इज इक्वल टू टी, और इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा। अभी हमें dx को इधर ट्रांसपोज कर देना होगा, तो x इंटू डी एक्स हो जाएगा, और 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो हाफ dt हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के डेटा सब्स्टिट्यूशन में काम आएंगे इंटीग्रल करते वक्त इस फंक्शन को। तो लिखेंगे देन, तब ऐसा कर लेने के बाद इंटीग्रल ऑफ x बाई ई पावर x पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x बराबर हो जाएगा किसके, x इंटू डी एक्स का वैल्यू है हाफ dt के बराबर, तो यहाँ हाफ dt लिख देंगे। और अब जब ये हाफ dt हो गया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ न्यूमरेटर में नहीं बचा, तो 1 तो देना ही पड़ेगा, और e पावर x पावर 2 का मतलब है t, तो यहाँ लिख देंगे t। अभी ऐसा करने के बाद हाफ प्रॉपर्टी के आधार पर, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के प्रॉपर्टी के आधार पर हाफ बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और अभी इसको इंटीग्रेट करने का प्रयास करेंगे। चूँकि 1 बाई ई पावर टी है, तो यहाँ लिख लेंगे e पावर माइनस टी इंटू डी टी। अब चूँकि हम ये जानते हैं कि यहाँ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x हो, तो हम इंटीग्रल e पावर x लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन यहाँ माइनस टी है ना। पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है, पिछले चैप्टर में जब हम सब्स्टिट्यूशन नहीं जानते थे, उस समय मैंने बताया कि अगर इंटीग्रल ऑफ e पावर a x हो विद रिस्पेक्ट टू x हो, है ना, यहाँ x के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो और x की घात अगर 1 हो, तो 1 बाई a लिखा जाता है, और इंटू ई पावर a x लिखा जाता है प्लस c, ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ऐसा ही कुछ कंडीशन है, -1 इंटू टी है, ये a का मान है, और x जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसी वेरिएबल को, यहाँ x है तो यहाँ x के रिस्पेक्ट में है, यहाँ t है तो यहाँ t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम इस a को 1 बाई a के रूप में लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू 1 बाई -1 इंटू इंटू ई पावर माइनस टी प्लस सी। अभी यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ होगा 1 1 1 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 होगा, -2 को हम माइनस को यहाँ लिख देंगे और 1/2 हाफ लिख लेंगे, ई पावर माइनस टी प्लस सी। अब ई पावर माइनस टी को हम चाहें तो लिख सकते हैं -1/2, ये पहले लिख लेते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 1 बाई ई पावर टी लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर x पावर माइनस a है तो हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स पावर a, पॉजिटिव साइन के साथ इसको लिखा जा सकता है। वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 इंटू ई पावर टी और प्लस सी। अभी t को रिवर्स सब्स्टिट्यूट करके और x पावर 2 के रूप में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -1/2 या ½ इंटू ई पावर x पावर 2, ई पावर x पावर 2 प्लस सी। तो ये हो गया इंटीग्रल x बाई ई पावर x पावर 2 का x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर लेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जब क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही मैंने बता दिया कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरह के हो कितने तरह के हो सकते हैं, या उनको सब्स्टिट्यूट करने का आधार क्या है वो मैंने बता दिया था आपको। अब क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में हम ये देख पा रहे हैं ई पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स पावर 2 है। हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि ई का जो पावर है वो x ना होकर के एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी वेरिएबल के इक्वल हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल के इक्वल हमें मानना पड़ेगा, किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल हमें मानना पड़ेगा। और यहाँ हम ये भी देख पा रहे हैं कि इसका डिफरेंशियल, ये जो फंक्शन पावर में एक ही दिया हुआ है, इसका डिफरेंशियल 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ दिया भी हुआ है इसके डिनोमिनेटर में, मतलब इसके गुणज में कह लीजिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणज में होगा। और केवल इसको देखेंगे तो केवल ये लेने से तो होगा नहीं, इसका डिफरेंशियल इतने के बराबर तो होगा नहीं, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ हम tan इनवर्स x को t के इक्वल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका डिफरेंशियल इतने के बराबर होगा, है ना। और पहला वजह यह है कि e पावर कोई एक वेरिएबल हो जाए, इसका तो हम e पावर इतने का तो हम इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं करना जानते हैं, या फिर उसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये दो कारण हैं, तो इसलिए लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, और दोनों पक्षों का फिर से t के दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट, तो इसका डिफरेंशियल होता है आप जानते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब आप चाहें तो डी एक्स को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे, इधर डेनोमिनेटर में है तो इधर किस में होगा, न्यूमरेटर में होगा, ये यहाँ इक्वल हो जाएगा। अब इस डेटा और इस डेटा के आधार पर, या इन दोनों इक्वेशंस के आधार पर इसका हम इंटीग्रल करेंगे सब्स्टिट्यूशन द्वारा। तो लिखेंगे देन यदि ऐसा और ऐसा है तो इंटीग्रल ऑफ ई पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x
का जो इंटीग्रल होगा अब वो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ई पावर टी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का जो वैल्यू है वो डी टी के बराबर है। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे डी टी। तो आप समझ पा रहे हैं, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने। और ई पावर tan इनवर्स एक्स का वैल्यू ई पावर टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने टी के बराबर माना है। अब हम आसानी से इसका इंटीग्रल लिख सकते हैं, ई पावर टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब हम रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे, टी का वैल्यू है tan इनवर्स एक्स और प्लस सी जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट है। इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह की प्रक्रिया द्वारा, जैसे जिस प्रक्रिया से हमने अभी सॉल्व किया। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ई पावर कॉस एक्स है ना, और दे दिया हो इंटू साइन एक्स। तो आप ये जानते हैं कि कॉस एक्स का जो डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ साइन एक्स मल्टीप्लाई के रूप में है ना। तो इसको टी के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अपने आप ही डी एक्स इतना और डी एक्स जो है टी के बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह की क्वेश्चन भी ये आप वर्क में या टास्क में लिख सकते हैं। इस तरह के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे है बेसिस है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक पे बेसिस है। इसको चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई पावर कॉस एक्स बाई कॉसेक एक्स, जहाँ 1/cosec x को आप sin x के रूप में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आप सब्स्टिट्यूशन वहाँ के बाद से सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वर्क के रूप में हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो मल्टीप्लाई में होगा, है ना, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो इस तरह के रूप में होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन अब मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर पाएंगे। केवल हमारा उद्देश्य ये क्वेश्चन सॉल्व करना या कराना नहीं है, या सीखना या सिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें एक तरीका सीखना है जिससे कि हम इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, या किसी क्वेश्चन में अगर कोई वेरिएशन हो तो हम उसको समझ पाएँ। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक वेरिएशन ही है लगातार, है ना। तो इस वेरिएशन को समझ पाएँ और उसमें हम ये समझ पाएँ कि किस फलन को हम पहले टी के रूप में मानेंगे और फिर उसका इंटीग्रल करेंगे तो किस तरह से हम dx को dt के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे। मतलब ये जो दो हमारे पास डेटा जो उपलब्ध हो रहा है, इस आधार पर या इस समझ पर कि हम किसका डिफरेंशियल करेंगे तो किसके बराबर आएगा। इनमें वही दो फंक्शन ढूंढने हैं जिसमें एक का डिफरेंशियल करें तो दूसरे फंक्शन के बराबर आए, है ना, और उसी को टी के बराबर मानना है, उससे पहले फंक्शन को। जिसको डिफरेंशिएट करें तो वो दूसरे फंक्शन के बराबर आ जाए, ताकि हम आसानी से dx को भी सब्स्टिट्यूट कर पाएँ और उस दिए गए फंक्शन को भी क्या कर पाएँ, सब्स्टिट्यूट कर पाएँ। तो यही हमारा उद्देश्य है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन नंबर 19 में हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें भी दो फंक्शन हैं, एक न्यूमरेटर में एक डेनोमिनेटर में ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन अगर इस फंक्शन का डिफरेंशियल फाइंड आउट किया जाए तो ना तो इस फंक्शन के बराबर होगा, ना ही इस फंक्शन का डिफरेंशियल इस फंक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ तो मामला दूसरा हो गया, यहाँ तो मामला बिल्कुल बदल गया अभी तक जो हम करते आ रहे थे। तो सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या किया जाए कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के डिफरेंशियल के बराबर हो, तभी हम जाके यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि यहाँ जो e पावर 2x है, इसमें कुछ मूल चूल परिवर्तन करके यहाँ भी हम e पावर x कर लेते हैं, ताकि e पावर x का e पावर x ही होता है डिफरेंशियल या इंटीग्रल। तो और जब तक यहाँ कोई कांस्टेंट रहेगा, उसका रीजन है ऐसा सोचने का कि हम यहाँ e पावर x करना चाहते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर यहाँ कांस्टेंट रहेगा तो जब भी डिफरेंशियल करेंगे कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा और ये दो पद की बजाय एक पद में हो जाएगा और ऊपर दो पद है। अगर ऊपर वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नीचे वाले में दो पद है। कहने का मतलब कि हम ऐसा चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा परिवर्तन कर दें जिसकी वजह से ये जब डिफरेंशिएट हो, या इसका जब डिफरेंस इन दोनों में से किसी का डिफरेंशियल फाइंड आउट करें तो उसमें एक का डिफरेंशियल दूसरे पद के बराबर हो और पदों की संख्या भी उतनी हो जितना दूसरे पद में है या दूसरे फंक्शन में, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में। मतलब यहाँ मैं व्यापक तरीके से दोनों के लिए कह रहा हूँ, है ना। तो ऐसा करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ जो e पावर 2x है, अगर हम इसको e पावर x से डिवाइड कर दें तो यहाँ हमें मिल जाएगा e पावर x। क्योंकि आप जानते हैं कि आधार बराबर होता है तो भाग में घाट घटता है, या आधार बराबर हो तो एक्सपोनेंट लॉ से हम डिवाइड में पावर्स को, न्यूमरेटर के आधार के पावर को और से डेनोमिनेटर के आधार के पावर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ कर देने से हमारा x मिल जाएगा, है ना। तो अगर इसमें हम भाग दे देते हैं तो ये अभी भी e पावर x के रूप में रहेगा, है ना। और भाग देते हैं तो हम अकेले इससे तो भाग दे नहीं सकते हैं, इसको भी भाग देना पड़ेगा, इससे भी भाग देना पड़ेगा। तो ऐसा करने से 1/e पावर x करने से ये हो जाएगा e पावर माइनस x। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ भी e पावर x आ जाए, है ना। और ऐसा जब हम डेनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो चाहते थे जैसा वैसा हमने बना लिया, वैसा सोच के तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x माइनस 1 बाई e पावर 2x प्लस 1, और दोनों का ही हम e पावर x से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर का भी e पावर x से डिवाइड कर देंगे और डेनोमिनेटर का भी e पावर x से डिवाइड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिख लेंगे, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम ऐसा कर रहे हैं। अभी यहाँ
ये जो न्यूमरेटर है ये 2 पदों में है, डिनोमिनेटर 1 पदों में है, तो ये दोनों का ही है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, इसका भी है और इसका भी है। और इन दोनों का होने से जैसा कि मैंने अभी यहाँ बताया, ऐसा करने से ये होगा कि e पावर x होगा माइनस माइनस है तो माइनस, 1/e पावर x का हो जाएगा 1/e पावर x का मतलब हो जाएगा e पावर माइनस x बाई, यहाँ भी वैसे ही करेंगे तो e पावर x होगा प्लस e पावर माइनस x हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब सब्स्टिट्यूशन करना आसान हो गया। फंक्शन को अगर हम t मानते हैं तो इसका जो डिफरेंशियल होगा वो इस फंक्शन के बराबर होगा। अभी हम देख पा रहे हैं कि ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन को या इन दोनों ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फंक्शन को हम ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए हैं जहाँ इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होगा और इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होगा। तो चूँकि हम इसी को t मानेंगे, क्योंकि इसको जब t मानेंगे तो वो इसके बराबर होगा इसका डेरिवेटिव, और ये मल्टीप्लाई के रूप में e पावर x प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल टू t, और दोनों पक्षों का हम डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ e पावर x होगा और यहाँ हो जाएगा माइनस e पावर माइनस x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब dx को इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं ताकि हम एक स्टेप और ना लें, dx मल्टीप्लाई के रूप में हो गया। अब इस डेटा और इस डेटा के आधार पर हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, लिखेंगे देन तब जो है इंटीग्रल ऑफ e पावर x माइनस e पावर माइनस x बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये बराबर होगा किसके, अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो dt के बराबर आप देख पा रहे हैं, e पावर माइनस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt, तो यहाँ dt लिख देंगे इन दोनों को लेके, और अब अंश में कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे, और बाई e पावर x प्लस e पावर माइनस x, इसका वैल्यू t मान चुके हैं तो यहाँ t लिख देंगे। अब आप ये जानते हैं कि 1/x विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रल जो होता है वो log x होता है, चूँकि यहाँ t है यहाँ भी t है, यानी कहने का मतलब वैसे ही है जैसे यहाँ x और यहाँ x होता है, तो यहाँ लिख देंगे log t और प्लस कितना c, इंटीग्रल कांस्टेंट c इज इक्वल टू, अब रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करेंगे t इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x होता है, हमने माना है, तो फिर से यहाँ लिख देंगे e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ये हो गया t का वैल्यू और प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो क्वेश्चन नंबर 19 के आधार पर ही है, तो आप उसको टास्क के रूप में ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हम ये देख रहे हैं कि e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x होल बाई e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने इस फंक्शन को जब कन्वर्ट किया था डिवाइड करके इस तरह के फंक्शन में, तो इसमें तो हमें कन्वर्ट करना पड़ा था, यहाँ तो डायरेक्टली ऐसे दे दिया हुआ है जिसमें आप इसको t मान लेंगे, है ना, और फिर जो है आप सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रल इसका फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन टास्क के रूप में हो गया। तो मुझे लगता है कि हमने जो ये 16 to 19 जो क्वेश्चन आज सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 20 टास्क के रूप में दिया और कुछ और भी क्वेश्चन हमने टास्क के रूप में दिए, तो इन सभी क्वेश्चंस को देख करके या इनके सॉल्यूशंस को देख करके इनके वेरिएशन के बारे में आपको पता लग गया होगा, और इस तरह के किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकेंगे इस वीडियो के बाद। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इस तरह के किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करने में हिचकेंगे भी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।